1000 MTF की जो 73 ऑनवर्ड MCQs हैं, देयर अबाउट सक्सामिथोनियम, मीवाक्यूरियम एंड द सुगामेडक्स। तो इसके जो पॉइंट्स मैंने नोट किया वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो सक्स है ना, इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स जॉइंड बाय 1 एस्टर लिंकेज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिग्रेडेड बाय सुडोकोलिन एस्ट्रेज, यानी एस्टर लिंकेज होती है और एस्ट्रेज एंजाइम इसको डिग्रेड करता है। दूसरी बात ये कि एसिटाइलकोलिन जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हर उस जगह पर जाके एक्ट करता है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर करता है, यानी एक तरफ ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ ये मस्करेनिक रिसेप्टर जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है वहाँ भी जाके एक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये जो नॉर्मल एक्शन होता है एसिटाइलकोलिन का हार्ट के ऊपर वो ये होता है कि हार्ट रेट को कम करता है, इसलिए सक्स भी जो है वो क्या करता है, ये ब्रेडिकार्डिया करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सक्स इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, तो उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये है कि अटैक्स ऑन द मस्करेनिक रिसेप्टर ऑन द हार्ट एंड कॉजेज ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ आपने कंपेरेबल याद रख लेनी है कि RSI के लिए एक ड्रग यूज़ होता है सक्स और दूसरा जो यूज़ होता है वो है रोकुरोनियम। तो रोकुरोनियम जो है ना वो ये ब्रेडिकार्डिया करता है, रोकुरोनियम हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, हार्ट रेट और बीपी दोनों को ज़्यादा करता है, इसका वेगोलिटिक एक्शन है। इसको आगे इस पॉइंट को आगे दोबारा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो सक्स के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होती है उसके 2 फेज़ हैं, 1 एंड 2। 1 के अंदर जो है वो डीपोलराइजेशन होती है जैसे हमने बात की है, उसके बाद जो रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस रेस्टिंग फेज़ में आ जाती है, लेकिन जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं दे आर स्टिल रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं जैसे ट्रेकियम, उसका भी यही एक्शन है कि वो एंटागोनिस्ट है एट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो और जो सक्स है ना वो एगोनिस्ट है, सक्स एगोनिस्ट है और ट्रेकियम जो है वो एंटागोनिस्ट है। लेकिन जो फेज़ 2 ऑफ ब्लॉकेड है सक्स का, वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो उसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं वो आपके पास रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ACH हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फेज़ 2 ब्लॉकेड ऑफ सक्स है दैट इज़ जस्ट लाइक द न्यूरोमस्कुलर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो फेज़ 2 है वो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट की तरह किस तरह से है, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो बात ये है कि जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ACH डिस्पाइट द रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नंबर 1। दूसरा ये कि फेज़ 2 एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ फेड ऑन ट्रेन ऑफ 4। तो जो सक्स का फेज़ 1 होता है ना उसके ऊपर एम्पलीट्यूड चारों इसका लाइंस का कम हो जाता है, लेकिन जो फेड का फिनोमेना है वो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का कैरेक्टरिस्टिक है, तो फेज़ 2 के अंदर ये आना शुरू हो जाता है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि फ़ेज़ 2 के अंदर अगर हम नियोस्टिग्मिन दे देंगे तो ये ब्लॉकेड ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। ACH ज़्यादा होगा तो फिर डिपोलराइजेशन दोबारा से हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये वाला पॉइंट दोबारा से एक दफ़ा कर लेते हैं कि सक्स जो है वो ब्रेडिकार्डिया, RSI के लिए दो ड्रग्स यूज़ होते हैं, एक सक्स है और एक रोकुरोनियम है। सक्स ने जो है वो ब्रेडिकार्डिया करना है बैक्टिंग ऑन द मस्करेनिक रिसेप्टर, जबकि जो रोकुरोनियम है वो वेगोलिटिक है और उसने हार्ट रेट और बीपी को ज़्यादा करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बाय द वे मुझे याद आ गई थी कि जो सारे ओपियोइड ड्रग्स हैं वो हार्ट रेट और बीपी को 20% कम करते हैं, सिवाय एक ओपियोइड के, दैट इज़ मेप्रिडीन। इसका स्ट्रक्चर होता है एट्रोपिन की तरह और इस वजह से ये हार्ट रेट को ज़्यादा करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रग के ऊपर, मेवाक्यूरियम। मेवे हम कब खाते हैं? मेवे हम खाते हैं शादियों पे सबसे ज़्यादा हम बिद खाते हैं। तो ये जो है ना इसको मेवाक्यूरियम को इसलिए इस तरह से याद रख लें कि इट्स कपल लविंग ड्रग। कपल के अंदर कितने लोग होते हैं? 2। तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उसमें 2 का नंबर बार बार आना है। पहली चीज़ क्या है कि जी इसकी डोज 0.2 मिलीग्राम पर केजी है और इसका ऑनसेट 2 मिनट में हो जाता है और इसका ड्यूरेशन 20 मिनट है। अब ये ऑनसेट 2 मिनट में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये ट्रेकियम से ज़्यादा जल्दी इसका ये इंटुबेटिंग कंडीशंस क्रिएट कर देता है। फिर 2 का नंबर कहाँ पे आ रहा है कि जब इसकी इस वाली डोज़ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो डोज़ बनेगी 0.1 मिलीग्राम पर केजी, तो डोज़ आधी हुई तो जो ड्यूरेशन है वो भी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, 20 की बजाय 13 मिनट हो जाती है। ठीक हो गया। तीसरा 2 का नंबर यहाँ पे आता है कि ये अगर जो है वो वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स के साथ मिला के दी जाए तो इंटुबेटिंग कंडीशन जल्दी अचीव हो जाती है, ठीक है। और एक इसकी अनयूजुअल बात यह है कि है तो ये बेंजाइलिसोक्विनोलिनियम क्लास। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की 2 क्लास होती हैं, एक बेंजाइलिसोक्विनोलिनियम
और दूसरी होती है अमाइनो स्टेरॉइड। तो ये बेंजाइलिसोक्विनोलिनियम क्लास की जो नॉर्मल डिग्रेडेशन होती है वो हॉफमैन डिग्रेडेशन होती है, दैट इज़ पीएच एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन मीवाक्यूरियम इस लिहाज से अनयूजुअल है कि इसकी डिग्रेडेशन होती है विद बाय द सूडोकोलिनास्ट्रेज। सूडोकोलिनास्ट्रेज एंजाइम और किस चीज़ और कौन से ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, वो है सक्स, मीवाक्यूरियम, एस्मोलॉल, रोकुरोनियम और एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स। ये कॉमनली आस्क्ड बाइवा क्वेश्चन है कि what are the drugs that are metabolized by non-specific esterases slash pseudocholinesterase slash butyrylcholinesterase। एक और नाम होता है इसका, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सुगामेटिक्स के ऊपर। इसके भी अंदर जो है ना वो, अच्छा सुगामेटिक्स के नाम से आपको समझ आ जाएगी, शुगर का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, डेक्सट्रोज होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डेक्स्ट्रिन है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन की अपनी तरफ से मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रिन है। तो इसका जो सुगामेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी यही है कि ये जाके इनकैप्सुलेट कर लेता है सर्कुलेटिंग न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स को, और उनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचने से रोक देता है, और इस तरीके से ये रिवर्सल करता है। ठीक है, अब ये सिर्फ जो है ना दो न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स को रिवर्स करता है, एक है रोकुरोनियम और एक है विकुरोनियम। तो जो पहले आर लिखेंगे क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो आर पहले वी बाद में आता है। तो जो पहला नंबर आपको पता है पहले बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है, इसलिए सुगामेटिक्स की एफिनिटी जो रोकुरोनियम के लिए ज़्यादा है और विकुरोनियम के लिए कम है। लेकिन विकुरोनियम जो है वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग है, अगर उसकी थोड़ी सी अमाउंट भी न्यूट्रलाइज कर देता है सुगामेटिक्स, उससे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें देखने में मिलता है। ठीक है, अच्छा अब हम सुगामेटिक्स की डोजेस की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये रोकुरोनियम को रिवर्स करता है। रोकुरोनियम कब यूज़ होता है, आरएसआई के लिए यूज़ होता है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन हम तब करते हैं जब डिफ़िकल्ट एयर में एंटीसिपेट कर रहे हों। तो अगर आपने रोकुरोनियम दिया है और जो इंटूबेशन है वो फेल हो गई और आप पेशेंट को रिवर्स करना चाहते हैं, सॉरी एमरजेंसी रिवर्सल करना चाहते हो, तो तब सुगामेटिक्स की डोज़ है 16 मिलीग्राम पर केजी। ओके, और ये 1.5 मिनट में रिवर्स कर देगा। इसके मुकाबले में अगर आप डीप ब्लॉकेट को रिवर्स करना चाहते हैं, डीप ब्लॉकेट का मतलब ये है कि 10 of 4 पे एक भी लाइन अपीयर ना हो रही हो, तो उसमें डोज 4 मिलीग्राम पर केजी, और ये 3 मिनट्स में रिवर्स कर देगा ब्लॉकेट को। और थर्ड और आखिरी चीज़ ये कि अगर आप मॉडरेट ब्लॉकेट को रिवर्स करना चाहते हैं, मॉडरेट ब्लॉकेट की डेफिनेशन ये है कि 10 of 4 के ऊपर 2 लाइन अपीयर हो रही हो, तो तब डोज 2 मिलीग्राम पर केजी है और 2 मिनट में रिवर्स कर देता है। अब इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि नॉर्मली हम जो नियोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं फॉर न्यूरोमस्कुलर रिवर्सल, तो नियोस्टिग्मिन की डोज भी 2.5 मिलीग्राम पर केजी होती है, तो ये भी उसके साथ कंपेरेबल है। ठीक है, so dose is comparable to neostigmine. So this was all about sugamatics.